मुझे लगता है साथी मादुरो ये जरूरी है। आप जानते हैं वेनेजुएला के खिलाफ जो कहानी बनाई गई है, लोकतंत्र विरोधी तानाशाही की, समझ रहे हैं ना? तो मुझे लगता है कि वेनेजुएला को अपनी कहानी दिखानी चाहिए ताकि वह सच में लोगों की राय बदल सके। यह साफ है कि निकोलस मादुरो और लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा के बीच संबंध है। यह स्पष्ट है कि वेनेजुएला के खिलाफ बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है। क्या आपको पता है कि हमें यहाँ चुनाव प्रचार के दौरान कितनी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा वेनेजुएला का दोस्त होने के कारण? यह सिर्फ अच्छे पड़ोसी की साधारण कूटनीति से कहीं आगे जाता है। ब्राजील वेनेजुएला संबंधों की यह वापसी पूर्ण है, यह पूर्ण है। मई 2023 मादुरो के ब्राजील आने पर लूला ने उनके बारे में अपनी राय नहीं छुपाई। उन्होंने कहा कि मादुरो कोई बुरा इंसान नहीं है, वेनेजुएला के खिलाफ बहुत बड़ा पूर्वाग्रह है, और उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि ब्राजील और वेनेजुएला के रिश्ते पूरी तरह से मजबूत हैं। और इसी दौरान लैटिन अमेरिका के कई देशों के राष्ट्रपतियों ने, जैसे उरुग्वे और चिली के मामले में हुआ, लूला की बातों की सार्वजनिक रूप से आलोचना की। लेकिन लूला, अच्छा, वह डरे नहीं। इसके साथ ही उन्होंने असल में अपनी बात और मजबूत कर दी। मादुरो के खिलाफ आरोपों को नकारात्मक कहानी बताया। उस समय की रिपोर्ट के अनुसार लूला की इस स्थिति ने जबरदस्त असहजता पैदा कर दी और ब्राजील के पड़ोसी देशों को एकजुट करने की योजनाओं में बाधा डाली। लेकिन अब 2 साल बाद अमेरिकी युद्धपोत वेनेजुएला को घेर रहे हैं और $50 मिलियन का इनाम रखा गया है मादुरो के सिर पर। मुझे यकीन है कि आप में से कई लोगों ने खुद से यह सवाल जरूर किया होगा, लूला, यह यहां तक कि ब्राजील अपने वेनेजुएली साथी की रक्षा के लिए कितनी दूर तक जाएगा? यह पिछले हफ्ते लीक हुआ एक दस्तावेज शायद इस सवाल का जवाब दे चुका है। और देखिए, यह जवाब किसी की भी कल्पना से कहीं ज्यादा चौंकाने वाला है। और मैरी, इसी का नाम ऑपरेशन है। इसका मुख्य उद्देश्य है निकोलस मादुरो को वेनेजुएला से बाहर निकालना, इससे पहले कि अमेरिकी उसे पकड़ ले। लेकिन ब्राजील ने ठीक ठीक ये कैसे करने की योजना बनाई थी? और क्या वाकई देश इतनी जोखिम भरी भू राजनीतिक चाल चलेगा सिर्फ एक तानाशाह की रक्षा करने के लिए? असल में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले मौजूदा सैन्य स्थिति को देखना होगा। यह उतनी ही तनावपूर्ण है जितना कई लोग सोचते हैं। इसी समय एक अमेरिकी बेड़ा कैरिबियन के दक्षिण में तैनात है। हम कुछ जहाजों के वहां गश्त लगाने की बात नहीं कर रहे हैं। हम असली मारक शक्ति की बात कर रहे हैं। ग्रुप एम्फीबियस प्रोंटो यूएसएस इवो जी समा, न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यूएसएस न्यूपोर्ट न्यूज, टॉर्पीडो डिस्ट्रॉयर अर्ली बर्ग क्लास, जो गाइडेड मिसाइलों से लैस है, और मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक एरी। दस्तावेज बताते हैं कि यह बेड़ा हजारों अमेरिकी मरीन को कार्रवाई के लिए ले जा रहा है। अमेरिका की आधिकारिक सफाई यह है कि यह सारा सैन्य तंत्र नशीली दवाओं की तस्करी से लड़ने के लिए है। लेकिन इस बल की संरचना एक अलग कहानी बताती है। कई विश्लेषक कहते हैं कि यह नशीली दवाओं के खिलाफ लड़ने वाला बेड़ा नहीं है। यह मादुरो शासन पर दबाव बनाने और डराने के लिए सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए है।
क्या आप जानना चाहते हैं मादुरो ने दबाव का कैसे जवाब दिया? एक ऐसे तरीके से जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। 25 अगस्त 2025 को डियोस्दादो काबेलो, वेनेजुएला के गृह मंत्री और मादुरो के दाहिने हाथ, ने कोलंबिया की सीमा पर 15,000 सैनिक भेजने की घोषणा की और उनके साथ कुछ बख्तरबंद वाहन, विमान और ड्रोन भी भेजे गए। सभी को ताकविरा और जूलिया राज्यों में तैनात किया जा रहा है। उसने तो बोलिवेरियाई मिलिशिया से जुड़े कुछ मछुआरों की नावें भी एक नौसैनिक मार्च के लिए भेज दी। हम कभी भी उस खूबसूरत दरवाजे को बंद नहीं होने देंगे जो हमेशा से खुला रहा है। मेरे कमांडर जनरल, आज हम अपने कमांडर चीफ के बुलावे पर यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जूलिया के मछुआरों के साथ हम जीतेंगे। यहां हम एक दिलचस्प बिंदु पर पहुंच गए हैं। अगर खतरा समुद्र से आ रहा है तो जमीन की सीमा पर सैनिक क्यों भेजे जा रहे हैं? इसका कोई सैन्य तर्क नहीं है। रणनीतिक दृष्टिकोण से कई लोग इस कदम को सैन्य रूप से अव्यावहारिक मानते हैं। इस तरह नौसैनिक धमकी का जवाब देना समझ नहीं आता। लेकिन तो असली उद्देश्य क्या होगा? ठीक है, यहां 3 संभावनाएं हैं। पहली, एक रणनीतिक ध्यान भटकाना हो सकता है। दूसरे शब्दों में, वे अमेरिकियों को मजबूर करना चाहते हैं कि वे उत्तरी नौसैनिक खतरे और पश्चिम में एक नए जमीनी मोर्चे के बीच अपना ध्यान बांटें। एक संभावना कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो को चुनावी सर्वे में खराब प्रदर्शन पर राजनीतिक समर्थन देना हो सकती है। सत्ता में बने रहने के लिए उसे सीमा पर संकट की जरूरत हो सकती है। और अंत में तीसरी संभावना, और शायद सबसे खुलासा करने वाली, मादुरो के लिए एक सुरक्षित भागने का रास्ता सुनिश्चित करना है अगर उसकी सरकार गिर जाए। आगे जाए। मैं जानता हूं आसमानों पर अधिकार करना क्या होता है। और यही तीसरी संभावना है जो तब और मजबूत हो रही है जब हम ऑपरेशन इमेरी के बारे में सामने आई जानकारी को देखते हैं। यह जानकारी विशेष रूप से टेफेसानेट वेबसाइट पर प्रकाशित की गई थी। 21 से 22 अगस्त के बीच कोलंबिया के बोगोटा में ब्राजील के विदेश मंत्री माउरो विएरा और उनके वेनेजुएला के समकक्ष इवान गिल के बीच एक गुप्त बैठक हुई थी। आधिकारिक रूप से वे अमेजन सहयोग पर चर्चा कर रहे थे, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार असली मुद्दा कुछ और ही था। वे ऑपरेशन इमेरी की चर्चा कर रहे थे, जिसका नाम उस पहाड़ी पर है जो ब्राजील और वेनेजुएला को अलग करती है। इस ऑपरेशन को मादुरो और वेनेजुएला के नेतृत्व के एक हिस्से की चयनित निकासी की योजना के रूप में तैयार किया गया था। इस योजना के 2 पहलू थे। पहला, जो दिखावटी था, उसमें ब्राजीलियाई नौसेना के 12 समुद्री साधनों को तैनात किया जाता, जिसमें पोर्टा हेलीकॉप्टर अटलांटिको, नितेरोई क्लास की फ्रिगेट्स और डॉक जहाज पाहिया शामिल थे। इस बेड़े को मरीन कमांडो के विशेष अभियान, बटालियन और कॉम्बैट डाइवर्स ग्रुप द्वारा समर्थन दिया जाता, ताकि निकासी के लिए एक समुद्री गलियारा स्थापित किया जा सके। दूसरा विकल्प, जो और भी साहसी था, उसमें ब्राजीलियाई वायुसेना के एक KC-390 विमान के साथ हवाई घुसपैठ शामिल थी। विमान वेनेजुएला में चुने हुए रनवे पर असॉल्ट लैंडिंग करता। एक ऐसी चाल जिसे सैन्य लोग टच एंड गो कहते हैं, और वहां मादुरो और उनके सबसे करीबी सहयोगी सवार होते, फिर सीधे ब्राजील के एक बेस के लिए उड़ान भरते। तकनीकी दस्तावेजों में बताया गया है कि उड़ान बोआ विस्टा से कराकास होकर लौटती है, जो करीब 3000 किलोमीटर है। वे KC-390 की गति का लाभ उठाते, जो एक व्यावसायिक जेट के समान है। यह रणनीतिक आश्चर्य का एक तत्व बनकर काम करता। लेकिन यहीं पर कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जब यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई तो इंटरनेट पर प्रतिक्रिया बहुत तेज थी। दुनिया भर के न्यूज पोर्टल्स और सोशल मीडिया पोस्ट्स इन जानकारियों को फैलाया।
इटामाराती यानी ब्राजील का विदेश मंत्रालय ने इन आरोपों से इनकार किया कि मंत्री माउरो विएरा ने इस मुद्दे पर चर्चा की थी। वहीं रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ऐसी कोई योजना चल रही है ही नहीं। डिफेंसा नेट वेबसाइट ने बाद में स्पष्ट किया कि यह चर्चा केवल सरकार के राजनीतिक हिस्से में हुई थी, लेकिन इसमें रक्षा मंत्रालय या सशस्त्र बल शामिल नहीं थे। और यहाँ एक महत्वपूर्ण विवरण है जो कई लोगों की नजरों से छूट गया। यह भी जानकारी है कि ब्राजीलियाई नौसेना के कुछ विभागों ने जोरदार और नकारात्मक प्रतिक्रिया दी और निकोलस मदुरो को निकालने में भाग लेने या सहयोग करने से इनकार कर दिया, जिससे आंतरिक टकराव पैदा हुआ और सशस्त्र बलों के भीतर गहरी दरारें उजागर हुईं। यानी भले ही सरकार में किसी ने ऐसा सोचा हो, ब्राजीलियाई सैन्य अधिकारियों ने मना कर दिया। लेकिन यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मुझे लगता है साथी मादुरो कि आपको यह कहानी जाननी चाहिए, क्योंकि यह दुनिया में बन रहे भू राजनीतिक संरेखण के बारे में कुछ बुनियादी चीजें उजागर करता है। वर्तमान में दो मुख्य गुट बन रहे हैं। एक तरफ जिसे वे पश्चिमी दुनिया कहते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप, इजराइल, लोकतांत्रिक राष्ट्र। दूसरी ओर जिसे कुछ विश्लेषक प्रतिरोध धुरी के रूप में वर्गीकृत करते हैं, वेनेजुएला, रूस, ईरान, उत्तर कोरिया। और इस समीकरण में ब्राजील कहां आता है? इसका जवाब देने के लिए चलिए पहले वेनेजुएला पर नजर डालते हैं। यह काफी स्पष्ट है कि मादुरो अकेले नहीं लड़ रहे हैं। रूस ने वेनेजुएला की जमीन पर कलाश्निकोव राइफल बनाने के लिए एक फैक्ट्री का उद्घाटन कर दिया है। 2025 में ईरान ड्रोन तकनीक प्रदान करता है। दस्तावेजों में मोहाजेर 6 जैसे मॉडलों का जिक्र है, जिसे वेनेजुएला के लोग अंसु 600 कहते हैं, और शाहिद 131 जिसे स्थानीय रूप से जमोरा V1 के नाम से जाना जाता है, सिर्फ नाम बदलता है। इस मामले में रूस की रणनीति स्पष्ट है। वे अमेरिका के खिलाफ पारंपरिक युद्ध नहीं जीतना चाहते। यह तार्किक रूप से असंभव होगा। उद्देश्य यह होगा कि किसी भी अमेरिकी हस्तक्षेप को बहुत महंगा बना दिया जाए, वह बनाना जिसे रणनीतिकार डिफेंस पोर्को एस्पिनहो कहते हैं। इस मामले में वेनेजुएला अमेरिकियों के लिए निपटने के लिए बहुत ज्यादा कांटेदार बन जाएगा, अगर यूं कहें, जबकि वे और भी बड़े टकराव के जोखिम का सामना कर रहे हैं। इस बीच वेनेजुएला सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा की गई चाल पर प्रतिक्रिया दी। पिछले हफ्ते वॉशिंगटन ने वेनेजुएला के तट पर सैन्य जहाज भेजने की धमकी दी थी। मदुरो की खुद की सरकार ने स्पष्ट रूप से निराशा के संकेत दिखाए हैं। मदुरो ने बोलिवियन मिलिशिया के लिए 4.5 मिलियन लोगों को जुटाया है, लेकिन उन्होंने खुद स्वीकार किया कि उन्हें पंजीकरण की समय सीमा बढ़ानी पड़ी, क्योंकि बहुत से लोग पंजीकरण नहीं कर पाए। देखिए, मैं आपके लिए इसका अनुवाद कर देता हूं, अगर यह स्पष्ट नहीं हुआ हो। कोई भी भाग लेना नहीं चाहता था। प्रचार के दृश्यों में आदिवासी जनजातियों को धनुष और तीर के साथ भर्ती होते हुए दिखाया गया है। अपने लोगों की शांति और संप्रभुता सुनिश्चित करने के लिए आज अपने पूर्वजों की उसी भावना के साथ ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर मीम्स का भी हिस्सा बन गई हैं। लेकिन दस्तावेजों के विश्लेषण के अनुसार यह सिर्फ प्रचार नहीं है, यह सरकारी कर्मचारियों और पार्टी के सदस्यों के लिए वफादारी की परीक्षा भी है, जिन पर भर्ती होने का दबाव डाला जाता है। मादुरो की असली ताकत का केंद्र उनकी बोलिवियन नेशनल आर्म्ड फोर्सेस है। दस्तावेजों में व्लादिमीर पाद्रिनो लोपेज, वेनेजुएला के रक्षा मंत्री, को एक प्रमुख व्यक्ति के रूप में पहचाना गया है। सैन्य वफादारी को एक ऐसे सिस्टम के जरिए बनाए रखा जाता है जो उच्च पदस्थ अधिकारियों को अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों पर नियंत्रण देता है, और साथ ही अवैध गतिविधियों में शामिल होना भी। लेकिन इस वफादारी की भी सीमाएं हैं, और अमेरिकियों को इसका पता है। मादुरो की गिरफ्तारी पर $50 मिलियन का इनाम कोई मामूली रकम नहीं है। यह वही स्तर है जो वैश्विक आतंकवादी नेताओं के लिए रखा जाता है। ट्रंप मजाक नहीं कर रहे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका मादुरो को वैध राष्ट्राध्यक्ष के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक अंतरराष्ट्रीय अपराधी के रूप में देखता है। ब्राजील के लिए इस संकट के प्रभाव
वेनेजुएला से कहीं आगे जाते हैं। डेफेसा नेट के विश्लेषण के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका हर एक गतिविधि पर नजर रखता है। इसके साथ ही उन्होंने किसी भी ब्राजीली चाल को रोकने के लिए अपनी स्थिति बना ली है, जिसका मकसद नशा आतंकवादी तानाशाह को बचाना हो सकता है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर ब्राजील इस तरह की किसी भी कार्रवाई पर अड़ा रहता है तो नई आर्थिक और राजनयिक पाबंदियां लगाई जाएंगी। यह स्थिति ब्राजील को भू राजनीतिक चौराहे पर लाती है। एक तरफ अमेरिकी दबाव और पश्चिमी दुनिया के साथ मेल जोल है, दूसरी तरफ लैटिन अमेरिकी तानाशाही शासन के साथ वामपंथी ऐतिहासिक एकजुटता है। मादुरो को बचाने की किसी भी योजना में ब्राजीली सेना की भागीदारी से इनकार यह संकेत देता है कि सशस्त्र बल इस समीकरण के गलत पक्ष में खड़े होने के परिणामों को समझते हैं, क्योंकि आखिरकार यह सिर्फ वेनेजुएला का संकट नहीं है। यह दशकों में पहली बार है जब प्रतिद्वंद्वी महाशक्तियां क्षेत्र में इतनी खुलकर सैन्य रूप से अपनी स्थिति ले रही है। तथ्य दिखाते हैं कि एक सनकी तानाशाह भागने के रास्ते तलाश रहा है, बाहरी सहयोगी हथियार और सैन्य तकनीक प्रदान कर रहे हैं, और एक महाशक्ति जिसके पास स्थिति को जल्दी सुलझाने की असली क्षमता है अगर वह कार्रवाई करने का फैसला करे। ऑपरेशन इमेरी असली हो या नहीं, एक असहज सच्चाई उजागर करता है। ब्राजील को एक ऐसे विश्व में अपनी स्थिति तय करनी होगी जो लगातार अधिक ध्रुवीकृत हो रहा है। ब्राजील किस पक्ष में होना चाहता है? अब आप लोग मुझे बताइए, क्या आपको लगता है कि यह ऑपरेशन इमेरी वाकई में बोगोटा में चर्चा किया गया हो सकता है? अपनी राय यहां कमेंट्स में बताइए। और अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आपको लगता है कि इन जानकारियों की जरूरत है। अगली बार तक के लिए